यस। अच्छा, उजैर साहब कह रहे हैं नो सर, और अब्दुल अजीज साहब कह रहे हैं यस सर। तो अब्दुल अजीज आप बताएंगे इन दोनों पे लाइक चार्ज होगा या अनलाइक चार्ज होगा, और क्या हमने इसकी वजह एक्सप्लेन कर दी थी? हाँ जी अब्दुल अजीज साहब बताइए, इन दोनों पे लाइक चार्ज होगा या अनलाइक चार्ज होगा, और क्या हमने इसकी वजह एक्सप्लेन कर दी थी? ऑलराइट, देखिए तय पाया था कि इन दोनों पे लाइक चार्ज होगा। लाइक चार्ज का मतलब क्या है? लाइक चार्ज का मतलब ये है कि ये हमने जो ग्राफ बनाया है किस चीज़ का बनाया है? ग्राफ हमने बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाया है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो क्या है वो एक वेक्टर है। अब देखिए वो क्या रहा है कि इस सरफेस के पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव दिया है, और ये वाले स्फीयर के पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को नेगेटिव दिया है। यानी कि हमने दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन को ऑपोजिट किया है। अब दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी डायरेक्शन को अगर हमने ऑपोजिट किया है, तो ये दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये ऑपोजिट क्यों आ रही होगी? दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसमें ऑपोजिट आ रही होगी क्योंकि दोनों का लाइक चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आउटवर्ड होगी, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आउटवर्ड होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनकी डायरेक्शन सेम हुई या ऑपोजिट हुई? दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई। इसी तरह अगर फर्ज करें कि ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ट होगी इस डायरेक्शन में, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस डायरेक्शन में इनवर्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के क्या है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। फर्स्ट करें कि अगर एक स्फीयर पॉजिटिव है और एक स्फीयर नेगेटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव की फील्ड लाइन आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव की इनवर्ट होती है। तो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों की आप देख सकते हैं फील्ड जो सेम डायरेक्शन में। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला स्फीयर नेगेटिव है और ये वाला स्फीयर क्या है? पॉजिटिव है। तो नेगेटिव की फील्ड लाइन जो होती है इनवर्ट होती हैं, पॉजिटिव की आउटवर्ड होती हैं। तो आप अगेन दोबारा देख सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड और सेम डायरेक्शन। तो पता ये चला कि अगर दोनों चार्जेस पर दोनों स्फीयर्स पे लाइक चार्ज होगा, यानी अगर दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। और अगर दोनों अनलाइक चार्जिंग है, यानी दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में। इन एडिशन टू दैट, ग्राफ पर एक जगह सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो भी हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है, तो दो वेक्टर का सम जो है वो हमेशा उसी वक्त जीरो होगा जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर हमेशा क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो अगर दोनों चार्जेस अनलाइक हैं तो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे में ऐड अप होगी। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑपोजिट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैंसिल आउट होकर जीरो आंसर आ सकता है। तो लिहाजा इस आर्ग्यूमेंट से हमने ये बात इस्टेब्लिश की कि दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्ज है। ठीक है, दोनों पे चार्ज जो है क्या है? लाइक चार्ज है। तो दोनों पे लाइक चार्ज है, इसमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो सकती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर चलो हमने ये मान लिया कि दोनों लाइक चार्जिंग है, तब ये जो दोनों लाइक चार्जिंग है, ये दोनों लाइक चार्जेस दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं? हाँ, अगला सवाल क्या है मेरा? ये दोनों चार्जेस, ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया दोनों लाइक चार्जेस हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं? यस, ये बात हम कभी कभी भी नहीं बता सकते। ग्राफ देखकर हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि दोनों लाइक चार्जिंग हैं, लेकिन ग्राफ देखकर हम ये कभी नहीं बता सकते कि दोनों लाइक चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों लाइक चार्जेस नेगेटिव हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब हमारा अगला जो है वो सवाल है। तो
इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, उसका जवाब कैसे पता चलेगा? उसका जवाब इस पीक से पता चलेगा। देखें इसकी सरफेस पर इसकी पीक कितनी बड़ी है, इसकी सरफेस पर इसकी पीक कितनी बड़ी है। जिसकी पीक ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। फर्स्ट करें अगर मैं इसे मैंने तो खैर ऐसे रफली डायग्राम बनाई है, लेकिन अगर फर्स्ट करें कि इसकी लेंथ ज़्यादा आती है, ये लेंथ ज़्यादा आती है, मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्गर होगी देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्फीयर। तो तीन बातें हो गई। पहली बात तो ये है कि दोनों पर लाइक चार्ज होगा। दूसरी बात ये हो गई कि हम ये तो बता सकते हैं कि दोनों पर लाइक चार्ज है, लेकिन दोनों पे पॉजिटिव है या दोनों पे नेगेटिव है ये हम नहीं बता सकते। और तीसरी बात ये हो गई और तीसरी बात ये हो गई कि किसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हम पीक को देखते हो सकते हैं। ग्राफ पे ये दोनों जो पीक्स है ना सरफेसिस पे जो ग्राफ आ रहा है दोनों का, जिसकी पीक ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने एक चीज़ डिस्कस कर। अच्छा फर्ज करें कि अगर हम इन्हीं दोनों फर्ज करें अगर हम इन्हीं दोनों जो है स्पेयर्स का अगर हम पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाए भाई, पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं, तो इन दोनों का एक पॉसिबल जो पोटेंशियल का ग्राफ हो सकता है मैं बनाता हूँ। और जो है वो क्या है, आज यहाँ पर डिस्टेंस है, बाइक से भी पोटेंशियल लेना। तो आपको याद होगा कि जब हम स्फीयर का चार्ज स्फीयर का पोटेंशियल ग्राफ बनाते थे तो सेंटर से लेकर और सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता था और फिर कम होता रहेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, सेंटर से लेकर सरफेस से पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और फिर कम होता है, और एक जगह जो है वो इस तरह से पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का पोटेंशियल ग्राफ जो है मैंने इस तरह से बनाया है। पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, लेकिन उसके अंदर प्लस माइनस बहरहाल होता है, उसके अंदर प्लस माइनस बहरहाल होता है। तो अब होता ये है कि चूंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों का पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होगा, दोनों का पोटेंशियल या फिर नेगेटिव होगा। तो लिहाजा दोनों का पोटेंशियल जो वो एक ग्राफ के एक ही साइड पर आएगा, तो दोनों का पोटेंशियल या तो ग्राफ के ऊपर आएगा, दोनों का पोटेंशियल जो है ग्राफ के नीचे आएगा। और बीच में ये ग्राफ जीरो को टच क्यों नहीं कर रहा, बीच में ग्राफ जीरो पे को उसने टच नहीं कर रहा, क्योंकि इन दोनों स्पेस के बीच में किसी जगह पे इन्फिनिटी नहीं आ रही। इन दोनों स्फीयर्स के बीच में किसी जगह पे इन्फिनिटी ना आने का क्या मतलब है? दोनों स्फीयर्स के बीच में किसी जगह इन्फिनिटी ना आने का मतलब ये है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में किसी भी जगह पर जो है वो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होगी, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ मर्ज है। तो चूंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ मर्ज है, ज़्यादा बीच में कहीं पे इन्फिनिटी आएगी नहीं। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन खत्म हो जाए चार्ज, यानी कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए। यहाँ पे बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खत्म नहीं हो रही बल्कि हर जगह मौजूद है। हाँ, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट हो रही हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसको कैंसिल आउट तो कर रही है, लेकिन पोटेंशियल बहरहाल जीरो नहीं होगा। तो पोटेंशियल हमेशा इन्फिनिटी पे जीरो होता है। पोटेंशियल वहाँ पे जीरो होता है जहाँ पर जो है चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करने वाला ना हो। दोनों का जो पोटेंशियल ग्राफ है जो इस तरह से है। ठीक है भाई, चलो और आगे चलते हैं। इसके बाद एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि कैपिटल ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि कैपिटल बी, इन दोनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप जो है लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बहुत से सुनने वाला बात है। अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं और हम अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा ग्राफ ऐसा बनता था। ठीक है, तो वो ग्राफ ऐसा क्यों बनता था? वो ग्राफ ऐसा इसलिए बनता था क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता था, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ बनाएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ ऐसा बनेगा और नेगेटिव चार्ज का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में स्टैंडर्ड क्या है कि आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना होता है। तो जब आप एक पॉजिटिव चार्ज के करीब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी तो आपको काम बर्डन करना पड़ेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज के करीब लेकर आते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी तो वर्क खुद ही होगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब अगर आप जो है किसी भी पॉइंट पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर जो है इस ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करें, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करें, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या कहलाता है? इस ग्राफ का ग्रेडियंट कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस पे क्या है? पोटेंशियल है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस और पोटेंशियल के ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब एक बात और से देखें, और से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/4πε0 U अपॉन आर स्क्वायर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल का फॉर्मूला में पढ़ा था 1/4πε0 U अपॉन। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखूं 1/4πε0 U अपॉन आर इंटू 1/r, यानी कि स्क्वायर, आर के स्क्वायर था ना ई के फॉर्मूले में, तो आर के स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, मैंने क्यू अपॉन आर इंटू 1/r लिख दिया। तो अगर आप जो है यहाँ पर वी को रिप्लेस करें, इस जगह पर वी को रिप्लेस करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप वी अपॉन आर कह सकते हैं। हम इसको वी अपॉन आर के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ई जो है वो वी अपॉन आर के बराबर बनाया जा सकता है इस फॉर्मूले के तहत। यानी कि इस ग्राफ का वाई एक्सिस ऊपर आ रहा है और इस ग्राफ का एक्स एक्सिस नीचे आ रहा है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस ग्राफ की ग्रेडियंट को शो कर रही है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर हुई? वो बराबर हुई पोटेंशियल ग्रेडियंट के। किसके बराबर हुई? पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर। यानी कि आसान जबान में वी और आर के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है उसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर है। अब देखें ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये कब बनेगा? ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, इसलिए बनेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। और ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये किस लिए बनेगा? ये बनेगा नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, अब अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और एक चार्ज नेगेटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव होगी और चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी नेगेटिव होगी। लेकिन इस वाले ग्राफ का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है। इस वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या है? वो नेगेटिव है। तो आपको पता है ना पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट समझते हैं ना आप लोग। और इसका जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट है वो क्या है? इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसका मतलब ये हुआ
कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है पॉजिटिव होगी तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब पॉजिटिव होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, या फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव होगी तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। दोबारा सुनना, मैंने यहाँ पे दो बातें स्टैब्लिश की। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आप पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। मैंने क्या बोला, अगर आप पोटेंशियल का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो पोटेंशियल का और डिस्टेंस के ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो क्या कहलाता है, वो आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। दूसरी बात मैंने बोली कि जो ग्राफ का ग्रेडियंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो करता है। अब जो ग्राफ ऊपर बनता है उसका बनता है जब चार्ज पॉजिटिव होता है, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है। और जब ये ग्राफ नीचे बनता है तो उसका बनता है जब चार्ज नेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है। अब ऊपर जो ग्राफ है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो पॉजिटिव है लेकिन ग्रेडियंट नेगेटिव है, यानी ऊपर वाले ग्राफ में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, और नीचे वाले ग्राफ में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो नेगेटिव है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव है। तो मैं एस्टैब्लिश ये करना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर तो होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव होती है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। बॉटम लाइन ये निकला, जो रिलेशनशिप है इन दोनों में वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इन दोनों में जो रिलेशनशिप निकला वो ये निकला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बेसिकली बराबर हुई किसके, बेसिकली बराबर हुई नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बराबर हुई किसके, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर हुई। ये रिलेशनशिप हमने फुल एंड फाइनल एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट सवाल है, एग्जामिनर अक्सर पूछता रहता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशनशिप है, या पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशनशिप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, तो रिलेशनशिप आपका निकल आया। उसके बाद अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले पढ़ा है हमने। अच्छा, वो मोहम्मद शफीक, हसन शफीक साहब का मैसेज आया हुआ है, सर अनलाइक का ग्राफ भी बना दो। अच्छा, अनलाइक का ग्राफ अभी देखें, मैं इसे वर्कशीट सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे ग्राफ आएंगे, उसको अनलाइक को डिस्कस करते हैं। अनलाइक के बहुत सारे ग्राफ आएंगे इसमें। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में शायद हमने बात नहीं की है मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है कि अगर किसी चीज़ में एबिलिटी हो काम करने की तो उसका मतलब एनर्जी होता है। लेकिन ये एबिलिटी क्यों आ रही है, एबिलिटी आ रही है ड्यू टू पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ के अंदर काम करने की सलाहियत है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेकिन इसी डेफिनेशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड लिखते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर वही चीज़ क्या बन जाएगी, विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बात कर रहे हैं एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है? इसको आप ईपी से यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और डब्ल्यू से भी शो कर सकते हैं। अब आपको याद होगा कि आपने जब ग्रेविटेशनल फील्ड का चक्कर पढ़ा था, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी उसको आप ईपी कहते थे, वो बराबर होती थी किसके, मास इनटू पोटेंशियल।
और जो आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो बराबर होती थी मास इंटू डेल्टा फाई। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको भी चाहे तो हम ईपी से शो कर लें या चाहे तो उसको हम डब्ल्यू से शो कर लें। जैसे वहाँ पे स्मॉल एम था, यहाँ पर स्मॉल क्यू आ जाएगा, और वहाँ पे फाई था, यहाँ पर वी आ जाएगा। यानी कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी। वहाँ पर मास था, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा क्यू, और वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, आपको चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, तो यहाँ पे एम डेल्टा फाई आया था, यहाँ पर क्यू डेल्टा फाई, यहाँ पे क्यू डेल्टा फाई। पहली बात ध्यान में रखिए कि स्मॉल क्यू का मतलब वो चार्ज है जिसकी आप एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, तो वो चार्ज है जिसकी आप एनर्जी मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि भाई ये जो है आपका एक चार्ज है, इसकी फील्ड है। ठीक है, और फिर एक चार्ज है, इसकी फील्ड, अब जिसकी फील्ड होती है ना उसको हम कैपिटल क्यू बोलते हैं। और कैपिटल क्यू की वैल्यू फर्ज करें है 3.7 इंटू 10⁻⁻12। कैपिटल क्यू है इसकी फील्ड है चारों तरफ, और उसकी जो वैल्यू है चार्ज की वो 3.7 x⁻12। ये हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है जिसकी हम जो है वो एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू है 1.2 एक्सपोनेंट -16। जो चार्ज इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज टू द सेंटर ऑफ दिस चार्ज, इनके दोनों का पॉइंट चार्ज हम कंसिडर कर लें, उनके बीच में डिस्टेंस है 0.12 मिलीमीटर। दोनों बीच में डिस्टेंस है 0.12 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। तो हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इस वाले चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस वक्त कितनी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है स्मॉल क्यू टू कैपिटल की। जैसे हमारे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती थी स्मॉल एम इंटू फाइव के, तो क्यू इंटू वी के बराबर होती है। ठीक है, और पोटेंशियल का जो अपना एक फॉर्मूला था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। ठीक है, देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वी का उसमें मैंने कैपिटल क्यू यूज किया है। कैपिटल क्यू का मतलब होता था वो चार्ज जिसकी फील्ड है, और स्मॉल क्यू का मतलब होता था वो चार्ज जो आप फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल रहे हैं बेसिकली स्मॉल क्यू की निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम स्मॉल क्यू की निकाल रहे हैं। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सारी। स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻16। 1/4 हम निकाल चुके हैं 8.99 एक्सपोनेंट 9। कैपिटल क्यू इज 3.7 एक्सपोनेंट -12। अब डिवाइड करना है इसको आर से, आर की वैल्यू है 0.12 एक्सपोनेंट -3। मीटर में चेंज कर दिया आर को, मिलीमीटर था ना 0.12 मिलीमीटर, तो 0.12 को मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किया तो मीटर में चेंज आएगा। अब मुझे बताएं फटाफट कि ये कितनी वैल्यू बनी, क्या आंसर आया इसका। तो जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका।
उजैर भाई के मुताबिक इसका आंसर आ रहा है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 14। इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 14 जूल है। ठीक है, ऑलराइट, मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट करेंगे ये एक न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है ऑफ हीलियम। हीलियम का मतलब होता है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। हीलियम 4, हीलियम 4 का न्यूक्लियस है, और ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये हीलियम। अब जो मास ऑफ अ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, वो मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ अ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ अ न्यूट्रॉन मैं अप्रॉक्सीमेटली कितना ले रहा हूँ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम। इसके अलावा चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपको पता है, पहले भी लिख चुके हैं, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब फर्स्ट करें कि ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये स्टेशनरी है। हीलियम का न्यूक्लियस क्या है? स्टेशनरी, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। फर्स्ट करें कि इसका जो रेडियस है, हीलियम के न्यूक्लियस का रेडियस हम फर्स्ट कर लेते हैं कितना है। इसका रेडियस हम फर्स्ट कर लेते हैं, इसका रेडियस है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14। ठीक है भाई, तो हमने फर्स्ट कर लिया। ठीक है, अब जो है वो अभी ये प्रोटॉन फर्स्ट कर रहे हैं कहाँ पर है, ये प्रोटॉन जो है अभी ये इंफिनिटी पर है। प्रोटॉन कहाँ पर है? अभी infinity। अब हमने इसको एक पर्टिकुलर स्पीड देके फेंका यहाँ पे, हमने इसको स्पीड v के साथ फेंका यहाँ पर। अभी प्रोटॉन मूव करते 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 जस्ट जस्ट इसको टच करेगा। अभी प्रोटॉन मूव करते करते जस्ट इस न्यूक्लियस को टच करेगा। ये प्रोटॉन मूव करते करते जस्ट इस न्यूक्लियस को टच करेगा और वहां पर रुक जाएगा जाकर। ठीक है, यानी कि हमने इसको इतनी स्पीड से भेजा है कि बस ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाए, जस्ट न्यूक्लियस तक पहुंच जाए। तो बस ध्यान में रखिए कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियस जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ज़्यादा जब आप प्रोटॉन को न्यूक्लियस की तरफ फेंकेंगे तो वो रिपेल होगा। रिपेल होने की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होते होते उसकी जीरो हो जाएगी। तो हमने इसको इतनी स्पीड दी है कि वो बस जस्ट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को टच करे और फिर वहां जाके। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। प्रोटॉन इज गिवन speed v such that it just reaches the nucleus. It just reaches the surface of it. ठीक है भाई, तो आपने प्रोटॉन को फेंका और इतनी स्पीड से फेंका कि अब जस्ट न्यूक्लियस की सरफेस तक पहुंचेगी, स्पीड वी के साथ। ठीक है,
ये हमारा सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम करेंगे। सही, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम करेंगे। सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि कैलकुलेट पोटेंशियल फ्रॉम न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से सरफेस तक पहुंचता है तो बताएंगे इस प्रोटॉन का पोटेंशियल कितना होगा। नंबर टू बताएं कि चेंजिंग पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा, पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात में देखिएगा, पोटेंशियल का मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अब चेंजिंग पोटेंशियल कितना आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बताएं। इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ये भी कौन सी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक की बात। और ये भी कौन सी पोटेंशियल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। ठीक है। इसी तरह फिर आप बताएं कि इसका आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कौन सा आ रहा है, ग्रेविटेशनल। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन when it reaches the surface of nucleus। फिर आपको मालूम करना है इसका चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसके बाद आपको मालूम करना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली आपको मालूम करना है स्पीड की। फाइनली आपको मालूम करना है कि स्पीड भी कितनी होनी चाहिए। तो ये काम आपको करने हैं सारे, और ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ठीक। ये पूरा प्रॉपरली सवाल आपको सातों के सातों पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है सारा आपके। ठीक है, डाटा मैंने सारा आपके सामने लिख दिया। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूक्लियस का रेडियस, सब कुछ लिखा हुआ है और आपको सातों पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप लोग फिर इसको सॉल्व करके रखिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप पे। ठीक, तो इसको आप लोग जो है फिर वो सॉल्व कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह ताला जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।